हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने इंडिया ईयर बुक के 23 चैप्टर कवर कर लिए हैं और उन सारे चैप्टर की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी है और उसका लिंक मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक जितने भी चैप्टर मैंने कवर कराए हैं उन्हें पढ़ लिया होगा और साथ ही उनका रिवीजन भी कर लिया होगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 24 देखेंगे जो इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। और इसमें जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड संस्थाएं हैं भारत में, वो कैसे काम करती हैं, उनके क्या कार्य हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस वीडियो के थ्रू पता चलेंगी। तो आप इस वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो चैप्टर है 24, पर्यावरण। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है जो झीलों तथा नदियों समेत देश के प्राकृतिक संसाधनों, इसकी जैव विविधता, वनों तथा वन्य जीवन के संरक्षण से संबंधित पर्यावरण एवं वन नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन देखती है ताकि प्राणियों का कल्याण एवं प्रदूषण की रोकथाम निवारण सुनिश्चित किया जा सके। ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। फिर आगे देख लेते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। यह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण देश के जंगली पादप संसाधनों के वर्गीकरण तथा फूलों के अध्ययन हेतु भारत सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन शीर्ष अनुसंधान संगठन है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देश के पादप संसाधनों की तलाश करने तथा आर्थिक महत्व वाली पादप प्रजातियों को पहचानने के बुनियादी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना 1890 में की गई थी। ठीक है। फिर अब इसके कार्य क्या हैं? तो स्थानीय दुर्लभ तथा जोखिम में पड़ी पादप प्रजातियों की सूची बनाना, संरक्षण की रणनीतियां तैयार करना, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जीवमंडल संरक्षण स्थल जैसे दुर्बल पारिस्थितिक तंत्र एवं संरक्षित क्षेत्रों का अध्ययन करना, वनस्पति उद्यानों तथा आर्किड उद्यानों में स्थानीय तथा जोखिम में पड़ी पादप प्रजातियों, जंगली सजावटी पौधों को बढ़ाना तथा संवारना, पौधों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखन तथा हर्बेरियम के नमूनों, जीवित संग्रहों, वनस्पति के चित्रों, रेखा चित्रों, पौधों के वितरण एवं नामकरण, पौधों के उपयोग का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फिर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, तो मंत्रालय के यह अधीन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें क्या है कि पर्यावरण पर प्राणियों के प्रभाव का आकलन करना, संरक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना, लुप्त प्राय प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण करना, प्राणी संसाधनों के बारे में जानकारी का कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण, जैव विविधता पर पर्यावरण सूचना प्रणाली, पहचान, परामर्श एवं सेवाएं। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता में और यह देश के विभिन्न हिस्सों में 16 क्षेत्रीय केंद्र इसके हैं। फिर एक डेटा दिया है कि विश्व जैव भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार भारत को 2 प्रमुख क्षेत्रों पेली आर्कटिक परिमंडल और इंडो मलाया तथा 3 बायोम जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जंगल तथा गर्म मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय में बांटा गया है। भारतीय भूक्षेत्र को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है तथा ZSI ने जीव जंतु वर्ग को 8 जैव भौगोलिक विविधताओं में बांटा है। ये सारी चीज़ें दी हैं कि कौन से जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक है। अब इसमें से एक जो फैक्ट है वो ये है कि हिमालय में 30,377 प्रजातियां हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हाईलाइट में रहता है वो पश्चिमी घाट रहता है। तो पश्चिमी घाट में बेसिकली लिखा है 17,099। तो इतना बस ध्यान रखना है कि हिमालय क्षेत्र में जो प्रजातियां हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं बजाय पश्चिमी घाट के। ठीक है। हालांकि पश्चिमी घाट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, वहाँ पे नई नई प्रजातियाँ मिलती रहती हैं। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण। तो भारतीय वन सर्वेक्षण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो नियमित अंतराल पर देश के वन संसाधनों का आकलन करता रहता है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के स्थान पर की गई थी। बस इतना ही जानना है। फिर आगे देख लेते हैं जैव विविधता संरक्षण। तो CBD 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में संपन्न हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान स्वीकार किया गया एक समझौता था। अब इसके उद्देश्य क्या थे कि जैव विविधता का संरक्षण करना है, इसके घटकों का सतत उपयोग तथा आनुवांशिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले लाभों की उचित एवं निष्पक्ष साझेदारी करना है। 1994 में भारत ने CBD को अपना लिया था। ठीक है। और उसके प्रावधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने क्या प्रयास किए? तो इस संधि के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए भारत ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया था और इसी से संबंधित जो बोर्ड बनाया वो चेन्नई में बनाया गया। ठीक है। भारत ने 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना भी तैयार की और 2014 में इस कार्य योजना में राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य 20 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य जोड़े गए। अब CBD के अंतर्गत 2010 में अंगीकार की गई उपलब्धता एवं लाभ साझेदारी पर नागोया प्रोटोकॉल। तो नागोया कहाँ है? जापान में। तो ये 2010 में CBD के अंतर्गत अंगीकृत किया गया था। इसमें इसका उद्देश्य ये दिया है कि आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों की उचित एवं निष्पक्ष साझेदारी करना है। ठीक है। आगे देख लेते हैं जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व।
तो बायोस्फीयर रिजर्व का विचार यूनेस्को ने 1973-74 में अपने मैब कार्यक्रम के अंतर्गत किया था। अब मैब कार्यक्रम किसने शुरू किया है? यूनेस्को ने शुरू किया है। और कब शुरू किया है? 1970 में शुरू किया है। इसका उद्देश्य है जैवमंडल के संसाधनों के तार्किक प्रयोग एवं संरक्षण के लिए मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच संबंध सुधारने हेतु प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के भीतर ही आधार तैयार करना था। फिर इंडियन नेशनल बायोस्फीयर समिति यूनेस्को के दिशा निर्देशों और मानदंडों का पालन करते हुए बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए संभावित स्थलों की पहचान करती है और सिफारिश करती है। जो यूनेस्को में जो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल होते हैं उनकी सिफारिश कौन करता है? इंडियन नेशनल बायोस्फीयर समिति। कुल मिलाकर 18 जो हैं वो बीआरएस हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं और जिसमें से 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 10 बायोस्फीयर रिजर्व वो हैं जो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल हैं, वो WBR में शामिल है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं जैव विविधता संरक्षण योजना। इसमें एक डेटा दिया है कि 5 जून 1992 को संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD को अपनाया गया था। यह जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाला सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। CBD के 3 उद्देश्य हैं: जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और आनुवांशिकी संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा संसाधन, ठीक है। फिर भारत ने 2002 में CBD के 3 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक अधिनियम बनाया था जो हमने ऊपर देखा है और राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर इसे त्रिस्तरीय संस्था तंत्र के रूप में विकसित किया गया कि उसका पूरा जो मानदंड है या जो सारी चीज़ें हैं वो लागू की जा सके, ठीक है। अब आगे नीचे दिया है। अब एक ये डेटा है कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये बेसिकली स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। और भारत ने 36 जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए हैं। फिर कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, अब इसमें है, इसमें अपडेट भी हो सकता है जैव विविधता विरासत स्थल में, आप अपनी तरफ से एक बार इसको देख लीजिए। फिर कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, इस पर जैव विविधता सम्मेलन के तत्वाधान में चर्चा हुई थी और 2000 में इसे मंजूरी दी गई थी। नागोया कब हुआ था? 2010 में। फिर कार्टाजेना आया ये 2000 में। भारत इस प्रोटोकॉल में शामिल है। इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न हुए ऐसे सजीव संवर्धित प्राणियों का सुरक्षित हस्तांतरण, देखभाल एवं प्रयोग सुनिश्चित करना जिनका मानव स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम के लिहाज से जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई थी। वन नीति, तो इसमें ये डेटा है जिसे हम अपने मेंस के आंसर में इंट्रो में कोट कर सकते हैं कि भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वनावरण इतने वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। वृक्षाधन, ठीक है, ये इतने वर्ग किलोमीटर है जो भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। देश का कुल वन और वृक्षाधन 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है जो 24.62% है। ये बेसिकली परसेंटेज के हिसाब से डेटा पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में मे भी। फिर वन संरक्षण, तो मंत्रालय का वन संरक्षण प्रभाग वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के प्रस्ताव प्राप्त करता है। ध्यान देने वाला टर्म क्या है? गैर वानिकी। अब कानून केवल विकास कार्यक्रमों के लिए वन भूमि के इस्तेमाल को मंजूरी देता है। अब वो विकास कार्यक्रम कौन कौन से हो सकते हैं ये देख लीजिए। पेयजल परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, संचार लाइनें, रेलवे लाइनें, मार्ग बिजली परियोजनाएं, रक्षा संबंधित परियोजनाएं तथा खनन, ठीक है। ये सारी परियोजनाएं और उसके अलावा और भी जो योजनाएं होंगी जो विकास संबंधी होंगी उनके लिए जो है वो कानून स्वीकृति देता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एक है एशियाई शेर संरक्षण परियोजना। तो इस परियोजना की शुरुआत जनवरी 2019 में हुई थी और इसका उद्देश्य विश्व में वन में मुक्त रूप से विचरण करने वाले एशियाई शेरों के अंतिम बचे हुए क्षेत्र और उसके आसपास की पारिस्थितिकी को बचाना और उनका संरक्षण करना है। साथ ही आधुनिकतम प्रौद्योगिकी उपकरण, नियमित वैज्ञानिक शोध अध्ययनों, रुग्णता प्रबंधन एवं निगरानी पहरे की नवीनतम व्यवस्था के माध्यम से एशियाई शेरों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूती देना है। अब मैं 1 मिनट टॉपिक से इतर बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, आप इंडिया ईयर बुक जब पढ़ रहे हैं और आप जब हिंदी मीडियम से यूपीएससी का पेपर देने जाते हैं तो उसमें ऐसी ही लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। तो आपको पहले से अगर आप इंडिया ईयर बुक पढ़ेंगे या कुछ ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आप इस तरीके की लैंग्वेज के लिए पहले से प्रिपेयर होंगे। तो आपको पढ़ने में जितनी आसानी होगी मतलब तेज़ी से क्वेश्चन पढ़ पाएंगे और उसे जल्दी से सॉल्व कर सकेंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा। तो इस लिहाज से भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी आगे और भी टर्म आएंगे, जैसे आर्द्र भूमि को जलमय भूमि कहा गया है। अब आप जलमय भूमि को देख के पहले इंग्लिश में देखने जाएंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ से पढ़ रखा है तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि जलमय भूमि मतलब आर्द्र भूमि, ठीक है। फिर आगे देखते हैं वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो सांविधिक बहुपक्षीय निकाय है जिसकी स्थापना देश में संगठित वन्य जीव अपराधों का मुकाबला करने के लिए मंत्रालय के अधीन की गई है।
वर्ष 2007 में क्या हुआ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तथा जबलपुर में इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं। ठीक है, रीजनल ऑफिस याद करने को है, बस इतना देख लीजिए। हेड ऑफिस दिल्ली में है, हाँ, हेड ऑफिस जो है वो नई दिल्ली में है, बाकी 5 जगह रीजनल इसके ऑफिस हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम है संगठित वन्यजीव अपराध की गतिविधियों से संबंधित जानकारी एकत्र करना और अपराधियों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई हेतु यह जानकारी राज्य एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को देना, वन्यजीव अपराध का केंद्रीकृत डेटा बैंक स्थापित करना, वन्यजीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के सिलसिले में विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाना और वन्यजीव अपराध नियंत्रण हेतु समन्वित एक समान कार्रवाई के लिए संबंधित विदेशी अधिकारियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद करना, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हेल्प करता है। फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों वाले वन्यजीव अपराध संबंधी मसलों, नीतियों एवं कानूनों के संबंध में भारत सरकार को सलाह भी देता है। फिर केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली में मुख्यालय वाले केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की स्थापना 1992 में वन्यजीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। अब इसका कार्य क्या है कि संरक्षण संबंधी अपनी भूमिका बढ़ाने के साथ देश में चिड़ियाघरों का कामकाज देखना है। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य भारतीय चिड़ियाघरों में जानवरों की देखभाल तथा स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम मानक तथा नियमों को लागू करना है, निगरानी करना है, उनका मूल्यांकन करना है, ये सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1959 में की गई, पर्यावरण वन मंत्रालय के अधीन रहता है और इसका उद्देश्य रहता है कि देश की समृद्ध जैव विविधता विशेषकर जंगली वनस्पति के संरक्षण हेतु हो रहे राष्ट्रीय प्रयासों में मदद करना और उन्हें मजबूत बनाना। फिर एक और देख लेते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र द्वारा प्रायोजित, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, 1991 बेसिकली 1992 लिख के आ जाता है, तो 1900 शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था हाथियों, उनके आवास स्थल तथा गलियारों का संरक्षण करना, मानव और हाथी के टकराव की समस्या पर काम करना, पालतू हाथियों के कल्याण का ध्यान रखना। फिर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, बाघ परियोजना, एनटीसीए। तो एनटीसीए मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एनटीसीए पर पूछ रखा है। आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जिसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसे 2006 में संशोधित किया गया था, उसके तहत की गई है। अब इसका क्या है कि बाघ परियोजना जो है वो केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है जो राज्यों को बाघों वाले जंगलों तथा नामित बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की यथावत संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बाकी करता क्या है संरक्षण प्राधिकरण, जो बाघ संबंधी सारे मानक हैं, दिशा निर्देश हैं, परामर्श है, उनकी ये सारी चीज़ें जांच वाँच करता है। ठीक है, फिर बाघ परियोजना, तो बाघों को बचाने के लिए 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। आरंभिक वर्षों में 9 बाघ अभ्यारण्यों में काम हुआ था। उसके बाद अब क्या हुआ है कि 18 राज्यों के 50 अभ्यारण्यों तक फैल चुका है। हालांकि ये मुझे लग रहा है अपडेटेड नहीं है, अभी तो 54 रिजर्व हो चुके हैं, है ना। तो इन सुरक्षित क्षेत्रों को कोर बफर रणनीति क्षेत्रों के रूप में विकसित किया गया है। कोर क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान अथवा पक्षी अभ्यारण्य का वैधानिक दर्जा प्राप्त है, जबकि बफर अथवा परिधीय क्षेत्रों वन तथा वन विहीन भूमि का मिश्रित रूप है, जिसे बहुउपयोगी क्षेत्र के तौर पर व्यवस्थित किया गया है। अब कोर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का अगर दर्जा मिला है तो आपको राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी चीज़ों को निषिद्ध किया गया है वो ध्यान रखना है कि वो बहुत मतलब सुरक्षित क्षेत्र होते हैं। एक कोर एरिया जो होता है वो भी एक सुरक्षित क्षेत्र होता है, तो वहाँ कौन सी गतिविधियाँ बैन होती हैं वो आप अपने नोटबुक से या जो भी आपका सोर्स है वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, फिर उदाहरण स्वरूप गिर ने शेरों के संरक्षण और काजीरंगा ने एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के उपाय किए हैं। गिर मतलब गिर ये वाला गुजरात वाला है ना, तो वहाँ पे एशियाई शेर और काजीरंगा में ये एक सींग वाले गैंडे। काजीरंगा का है आसाम में। तो हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के तौर पर मनाया जाता है ताकि बाघ संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रति जन जागरूकता व समर्थन बढ़े। अब 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग आयोजित बाघ शिखर सम्मेलन में ये चीज़ें सामने आई थी। अब सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन या ऐसे पूछ ले कि सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली ये बाघ संरक्षण या बाघ संरक्षण से रिलेट करती है और शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो आपको शायद मिल जाए, है ना। फिर भारत में चीते, तो अब ये जान लीजिए कि चीते लाए क्यों जा रहे हैं। तो भारत से विलुप्त हो चुके जंगली चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, अभी थोड़ा विस्तार किया गया है और चीतों को भारत वापस लाने से खुले जंगल और घास के मैदानों से पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में मदद मिलेगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं पशु कल्याण। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जानवरों, विशेषकर पालतू जानवरों तथा बंद करके रखे गए जंगली जानवरों का कल्याण आता है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है और ये सांविधिक निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। तो ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है जहाँ पे संस्थान पूछे जाते हैं। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ है, इसका मुख्यालय चेन्नई में। इसका मुख्य कार्य सरकार को पशु कल्याण के मुद्दों पर सलाह देना, पशु कल्याण में जागरूकता उत्पन्न करना तथा पशुओं के कल्याण के लिए AWUBI की नियमित योजनाएं एवं केंद्रीय योजनाओं को लागू करना है। ये सारी चीज़ें इसमें दी रहती हैं। अब वायु प्रदूषण देख लेते हैं।
तो वायु प्रदूषण कम करने के लिए वायु गुणवत्ता नियमों एवं कार्यों को वायु अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अमल में लाया जाता है। मतलब एक दोनों कानूनों का यूज होता है इसमें। अब सबसे ज़्यादा PM10 और 2.5 ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो PM10 सांस में जाने लायक मोटे कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 और 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। ये डेटा याद रख लीजिएगा। 2.5 और 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है वो PM10, और PM2.5 बारीक कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। फिर वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 12 प्रदूषकों वाले राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित किया गया है। 2015 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक आरंभ किया गया था और यह 34 शहरों में अब लागू है। ठीक, ये सारे कुछ सुधार हैं जो कि मतलब वायु प्रदूषण को बचाने के लिए, बचाव के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो ये सारी चीज़ें दी हैं। फिर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो 2019 से प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लागू किया गया और यह देश में शहर और क्षेत्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कार्यों की रूपरेखा तैयार करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है। ठीक है। फिर NCAP को देश भर में 131 चुनिंदा शहरों में 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर की यानी PM, ठीक है, की गणना में 20 से 30% की कमी लाने के लिए लागू किया गया था। 2024 तक आधार कितना है, 2000, मतलब 2017 में जो उत्सर्जन हो रहा था 2024 तक उसका 20 से 30% कमी लानी है। तो आधार, ये याद रखिएगा, आधार वर्ष 2017 है और कब तक लक्ष्य है, 2024 तक। ठीक है। और मंत्रालय ने NCAP के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल प्राण भी लॉन्च किया है। यह पोर्टल वायु गुणवत्ता सुधार के लिए किए गए सभी प्रयासों की निगरानी और फीडबैक के लिए एक मंच होगा। तो पूछ ले कि प्राण पोर्टल किससे रिलेट करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर ध्वनि प्रदूषण। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अनुच्छेद के तहत ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। बाकी इसमें ये देख लेते हैं कि इसके प्रति संवेदनशील बनाने की सलाह एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा और वायु अधिनियम 1981 की धारा के अंतर्गत निर्देश जारी करना शामिल है। मतलब जो ध्वनि प्रदूषण है उसमें जो दो अधिनियम काम करते हैं, उनके बेसिस पे जो आगे सारी चीज़ें होती हैं वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। ठीक। फिर प्लास्टिक अपशिष्ट। तो अगस्त 2021 में नियमों में संशोधन के माध्यम से 2022 से 12 सिंगल यूज प्लास्टिक, अब कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। प्लास्टिक स्टिक वाला एयरबड, पॉलीस्टाइनिन मतलब थर्मोकोल, प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे के चारों ओर रैपिंग या पैकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या PVC बैनर, स्टीकर होगा शायद में भी, को चरणबद्ध तरीके से हटाने की अधिसूचना जारी की गई है। मंत्रालय ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हरित पहलों पर नागरिकों और युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक जागरूकता शुभंकर प्रकृति लॉन्च किया है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है कि प्रकृति क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीजें ये दी हैं यहाँ पे। फिर सामान्य तरल कचरा शोधन संयंत्रों की योजना। तो इन संयंत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण की अधिक से अधिक रक्षा करते हुए एकल इकाई के लिए शोधन के खर्च को कम से कम करना है। बेकार पानी का शोधन एवं जल संरक्षण सामान्य तरल कचरा शोधन संयंत्रों के प्रमुख उद्देश्य हैं। देश के सभी राज्यों में लघु उद्योगों को एक नए सामान्य तरल कचरा शोधन संयंत्र स्थापित करने एवं पुराने संयंत्रों का उन्नयन करने में सहायता प्रदान करने हेतु सरकार जो है केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना प्रारंभ की है। मतलब सरकार वित्तीय सहायता देती होगी। फिर हानिकारक कचरा प्रबंधन। तो हानिकारक कचरे का निष्पादन करते समय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कचरे का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हानिकारक कचरा नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। तो जो हानिकारक कचरे का प्रबंधन वगैरह ये सारी चीजें हैं, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। अब हानिकारक कचरे का निस्तारण करने के लिए नियमों में शोधन, भंडारण तथा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान भी है। नियमों में हानिकारक कचरे के आयात निर्यात के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान भी है, जो हानिकारक कचरे के सीमा के आर पार परिवहन तथा निपटारे पर नियंत्रण की बेसल संधि के तहत हमारी बाध्यताओं के अनुरूप है और भारत भी इस संधि में शामिल है। तो अभी बेसल संधि हम आगे देख लेते हैं। फिर ई कचरा प्रबंधन। तो ई कचरे से संबंधित नियम सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार उपकरणों एवं उपभोक्ता इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले ई कचरों पर लागू होता है, जैसे टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन तथा एयर कंडीशनर। अब यूपीएससी ने ई कचरा क्वेश्चन अपने प्रीलिम्स में पूछ रखा है। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। ये ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस हिसाब से डेटा नहीं है कि ठोस कचरा में अब 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है, गीला, सूखा और घरेलू हानिकारक कचरा। तो ये सारी चीज़ें दी हैं, ऐसे ही प्लास्टिक में दिया है। ठीक है। तो अब फ्लाई ऐश देख लेते हैं। तो बिजली की तेजी से बढ़ती मांग और बिजली की 2/3 जरूरतें पूरी करने के लिए कोयले पर निर्भर रहने के कारण भारी मात्रा में फ्लाई ऐश तैयार हो रही है।
अब क्या हुआ है कि पहले फ्लाई ऐश को हानिकारक औद्योगिक कचरा माना जाता था, लेकिन अब उसे उपयोगी और बिक्री लायक सामग्री कहा जाता है। इस अधिसूचना का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, मिट्टी की ऊपरी परत को संरक्षित रखना, ताप बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश को उड़कर जमीन पर फैलने से रोकना और उस राख का इस्तेमाल भवन निर्माण सामग्री तैयार करने और निर्माण गतिविधियों में करना है। ये सारी चीजें उसमें, अब उसका मतलब फ्लाई ऐश का ऐसे उपयोग किया जाने लगा है। फिर बेसल कन्वेंशन जो अभी ऊपर आया था, तो हानिकारक कचरे के सीमा पार आवागमन तथा निस्तारण पर नियंत्रण हेतु बेसल कन्वेंशन को बेसल स्विट्जरलैंड में 1989 में स्वीकार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को हानिकारक कचरे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना है। ठीक है। अब इसमें दो टाइप का कचरा है, तो एक विभिन्न प्रकार का कचरा और अन्य कचरा। तो अन्य कचरे में ये ध्यान देने वाली चीज है, घरेलू कचरा और भट्ठी की राख को भी इसमें शामिल किया गया है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिर रॉटरडैम कन्वेंशन, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निश्चित हानिकारक रसायनों तथा कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के लिए रॉटरडैम कन्वेंशन वर्ष 2004 में लागू हुई। तो हो सकता है ऐसे यही टर्म दे दें कि पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया किस कन्वेंशन के थ्रू, तो ये सारी चीज आप ध्यान रखिएगा। भारत 1 वर्ष बाद इस कन्वेंशन में शामिल हुआ। इट मीन्स कि भारत 2004 में रॉटरडैम कन्वेंशन लागू हुआ और भारत 2005 में इस सम्मेलन में लागू हो गया। अब इसका मतलब ये पर्यावरण के तहत है, तो इसकी मंत्रालय जो है वो डिफरेंट है। मंत्रालय कौन से हैं? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जबकि इसका पर्यावरण से फिलहाल लेना देना नहीं है। जो संस्थाएं हैं, जो इसके लिए निर्धारित संस्थाएं हैं, वो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। ठीक है। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो स्थायी जैविक प्रदूषक तत्वों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए वैश्विक संधि है। कन्वेंशन में आरंभ में 12 रसायन थे जिनके उत्पादन तथा वितरण पर प्रतिबंध था। अब इसमें 23 रसायन है। कन्वेंशन 2004 में लागू हो गया था और भारत ने 2006 में इसे लागू किया। ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय इसके लिए निर्धारित राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। ऐसे ही पारे पर मीना माता कन्वेंशन, तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है 2014 या 2015 के अराउंड यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है। तो 2009 में यूनेप की प्रशासनिक परिषद ने पारे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक योजना का निर्णय लिया। जापान की मीना माता तथा कुमामोतो में 2013 में आयोजित पूर्णाधिकारियों के सम्मेलन पे पारे पर मीना माता संधि को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, जो मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को पारे के दुष्प्रभावों से बचाने वाली एक वैश्विक संधि है। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंध पर रणनीतिक दृष्टिकोण, तो इसमें फिलहाल तो कुछ नहीं है। फिर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना देख लेते हैं। तो 1985 में गंगा कार्य योजना आरंभ होने के साथ ही नदी संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ और गंगा कार्य योजना को 1995 में बढ़ाया गया और अन्य नदियों को भी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत ले लिया गया है। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए, एक है ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना। अब उसमें आगे जो चीजें आएंगी उस पर कवर करेंगे, लेकिन ये मैं बता रहा था जैसे आर्द्र भूमि है। अब कहीं पे इसे जलमय भूमि लिख दिया गया है, कहीं जलमग्न भूमि लिख दिया गया है। तो मे भी अगर आप ये पहले से पढ़े होंगे तो इसका आपको आइडिया होगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। फिर दलदल भूमि का संरक्षण, जलमय या दलदली भूमि बड़ी आबादी के लिए जीवन रेखा सरीखी होती है और ताजे जल का बड़ा स्रोत भी होती है। उनमें बहुत अधिक जैविक विविधता तो होती ही है, मानव जाति को पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी कई सेवाएं भी देते हैं, किंतु मानव की गतिविधियों के कारण दलदल भूमि कम होती जा रही है। अब दलदल भूमि पर पड़ने वाले दबाव में क्या क्या है? जल विज्ञान में प्रणालियों का बंटना, बर्बाद हुए जलग्रहण क्षेत्र से गाद का आना, प्रदूषण, अतिक्रमणकारी प्रजातियों का फैलना तथा संसाधनों का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल होना शामिल है। बर्बादी पर नियंत्रण करने और जलमय भूमि को बचाने के लिए 1987 में राष्ट्रीय जलमय भूमि संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था और इसके लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है। फिर रामसर कन्वेंशन, ये हमने पढ़ ही रखा है। तो वर्ष 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया और वर्तमान में भारत में कितने हैं? 80 रामसर क्षेत्र हैं, जो इसमें 75 दिए हुए हैं। ठीक है। फिर विश्व जलमय भूमि दिवस, यही जो मैं आपको बता रहा था। दुनिया भर में जलमय मतलब आर्द्र भूमि के संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है और ये सारी चीज है। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय वन रोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड। देश में वन रोपण, पौधरोपण, पर्यावरण की बहाली और पर्यावरण के विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1992 में राष्ट्रीय वन रोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना की गई। अब एनईबी के उद्देश्यों में समाप्त हुए वन क्षेत्रों तथा निकटवर्ती भूमि का व्यवस्थित नियोजन एवं क्रियान्वयन द्वारा पर्यावरणीय पुनर्वास करने की प्रणाली विकसित करना, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए तथा ग्रामीण समुदाय की जलावन, चारे संबंधी जरूरतें पूरी करने वन आवरण को प्राकृतिक पुनर्निर्माण अथवा समुचित हस्तक्षेप के जरिए बहाल करना, तो ये सारी चीजें दी हैं और आगे ये सारे मैं पीडीएफ में आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम भारत सरकार में एनएईबी की प्रमुख वन रोपण योजना है
2000 से 2002 के बीच में आरंभ की गई और इस योजना का दायरा गत कुछ वर्षों में पूरे भारत में फैल गया। तो फिलहाल तो उतना कुछ है नहीं, तो इसलिए शायद मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया है। फिर आगे देख लेते हैं। हाँ, तो वानिकी अनुसंधान। अब ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ है? ये है देहरादून में, ठीक है? स्टेट पीसेस और वनडे एग्जाम्स के लिए, बस इसीलिए। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, तो ये इसलिए जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं इसको। 1938 में ये सब भारतीय वन महाविद्यालय को नाम बदलकर 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी बता दिया गया। और अकादमी भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करती है। जो आईएफएस बनते हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होती है। और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को सेवा काल की मध्यावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसे स्टाफ कॉलेज का भी दर्जा दिया गया है। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए था, हालांकि इसका पेपर से कोई रिलेशन नहीं है। फिर भारतीय वन्य जीव संस्थान देख लेते हैं। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1986 में मंत्रालय के स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गई थी। अब इसके प्राथमिक कार्य क्या हैं? वन्य जीव तथा जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक अनुसंधान करना, वन्य जीव विज्ञान को शैक्षिक गतिविधियों के लिए जरिए विकसित करना, वन्य जीव प्रबंधन, संरक्षण, नियोजन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराना, ये सारी चीजें इसके उद्देश्य हैं। फिर एनजीटी देख लेते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण तथा वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से 2010 में एनजीटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। तो एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत 2010 में ही एनजीटी की स्थापना हुई, ठीक है। इसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना, उससे और व्यक्तियों तथा संपत्ति को हुए नुकसान से राहत एवं मुआवजा दिलाना और उससे संबंधित अथवा उससे मिलते जुलते मामलों को देखना भी शामिल है। यह बहुविषयक विशेष निकाय है जिसके पास विभिन्न विषयों वाले मामलों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता है। अब अधिकरण जो है ये दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रक्रिया से नहीं बंधा है। जो 19 दीवानी संहिता है 1908 के, उसमें जो प्रक्रिया है वो उससे नहीं बंधा है, बल्कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है, ठीक है। फिर एनजीटी की 5 पीठ है। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? दिल्ली में। और पुणे, कोलकाता, भोपाल तथा चेन्नई में इसकी क्षेत्रीय पीठ है। अधिकरण के शिमला, शिलोंग और जोधपुर में सर्किट पीठ भी हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बाकी पुणे, कोलकाता, भोपाल तथा चेन्नई में इसकी क्षेत्रीय पीठ है। आगे देख लेते हैं अगर कुछ मिलता है। हाँ, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष। तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष केंद्र की एक योजना है जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किया जा रहा है और नाबार्ड इसमें नोडल एजेंसी है। कोष का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कि अनुकूलन की ठोस गतिविधियों में सहायता करना। इसके अलावा अगर इस चैप्टर में कुछ है तो देख लेते हैं। हाँ, ओजोन प्रकोष्ठ देख लेते हैं, ठीक है। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना अणु है जो सूर्य से तीव्र ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण द्वारा पृथ्वी के वातावरण के ऊपरी स्तरों में ऑक्सीजन से प्राकृतिक रूप से बनती है। पराबैंगनी विकिरण क्या करता है कि ऑक्सीजन के अणुओं को विखंडित कर देता है और परमाणुओं को मुक्त कर देता है, जिनमें से कुछ ऑक्सीजन के अन्य अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं। इस प्रकार बनी लगभग 90% ओजोन जो है वो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर रहती है, जिसे वायुमंडल का क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल कहते हैं। तो 90% जो ओजोन गैस है वो समताप मंडल में रहती है, जिसे गुड ओजोन बोलते हैं, और जो 10% रहती है उसे बैड ओजोन बोलते हैं, ठीक है। तो वातावरण के जो क्षोभ मंडल में रहती है 10%, तो वातावरण के इस हिस्से में पाई जाने वाली ओजोन को ओजोन की परत कहा जाता है। ओजोन की परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक यूवी विकिरण को पूरा सोख लेती हैं। यह पौधों और पशुओं को यूवीबी विकिरण से बचाती है। यूवीबी विकिरण से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद हो सकता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और फसलों की उपज घट सकती है। ये सारे किस्से हो सकते हैं, ठीक है। 1985 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना कन्वेंशन और 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों का उत्पादन एवं खपत समाप्त करना है। भारत वियना का भी सदस्य रहा है, ठीक है, मॉन्ट्रियल का भी सदस्य रहा है, और इसके अलावा जो किगाली समझौता हुआ था, जो संशोधन हुआ, एक मॉन्ट्रियल का संशोधित वर्जन कहा जाता है, तो उसका भी सदस्य भारत रहा है, ठीक है। फिर वियना कन्वेंशन देख लेते हैं, आगे दिया ही है। तो ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना कन्वेंशन तथा ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के संरक्षण के लिए विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। इसे सभी ने स्वीकार किया है और दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देश वियना कन्वेंशन तथा उसके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल हैं। अब इस कन्वेंशन के तहत असाधारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने सीएफसी, सीटीसी और हेलोन जैसे ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले कई प्रमुख पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोग 2010 से ही बंद कर दिया है। यानी सीएफसी, सीटीसी और हेलोन जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते थे, उनका उत्पादन उपभोग 2010 में से ही बंद हो गया है, ठीक है।
फिर मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि यूएनसीसीडी। भारत ने 1994 में मरुस्थलीकरण से निपटने के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीसीडी पर हस्ताक्षर किए थे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यूएनसीसीडी के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। बाकी सारी चीज़ें यही करता है। फिर यूनेप, तो भारत यूनेप का सदस्य है और हर वर्ष यूनेप पर्यावरण कोष में $1 लाख का वार्षिक वित्तीय योगदान करता है। ठीक है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर देख लेते हैं। तो भारत जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का संस्थापक सदस्य है। 1991 में स्थापित जेफ 183 देशों की बहुपक्षीय वित्तीय सहायता प्रणाली है, जो किसे किसे पैसा देती है किस कन्वेंशन में, तो वो देख लेते हैं। जैव विविधता कन्वेंशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन प्रारूप कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोधी कन्वेंशन, स्टॉकहोम पीओपी कन्वेंशन और मीना माता पारा कन्वेंशन जैसी पर्यावरण कन्वेंशन के सदस्यों के सम्मेलन से निर्देशन के अनुसार तय किए जाते हैं। मतलब उनको ये वित्त प्रदान करता है, किसको? यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीवीडी, स्टॉक पीओपी कन्वेंशन, ठीक है, और मीना माता पारा, इनको तो पैसा देता ही है। फिर भारत ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। तो भारत ने 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन शुरू किया। ठीक, अब लाइफ का विचार ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान प्रस्तुत किया गया था। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो अविवेकपूर्ण और व्यर्थ उपभोग के बजाय विवेकपूर्ण और इच्छित उपयोग पर केंद्रित है। मिशन की योजना व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसका पोषण करने की है, जिसका नाम है प्रो प्लैनेट पीपल P3, जिनकी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता होगी। मिशन में प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था को, जो अविवेकपूर्ण और विनाशकारी उपभोग द्वारा शासित है, एक चक्रीय यानी सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में बदलने की कल्पना की गई है। ठीक है, जिसे विवेकपूर्ण और इच्छित उपयोग द्वारा परिभाषित किया जाएगा। अब COP27, तो COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 27वां सत्र हुआ था वो 2022 में कहाँ हुआ था? मिस्र के शर्म अल शेख में। इस अवसर पर इंडिया पवेलियन मतलब भारत मंडप ने परिवर्तनकारी हरित शिक्षा भारत के अनुभव पर एक साइड इवेंट की मेजबानी की थी। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको फिलहाल तो हटा देते हैं। हाँ, COP27 कुछ ये जो चीज़ है, तो COP27 को कार्यान्वयन COP का नाम दिया गया। इसके प्रमुख परिणामों में शामिल है हानि और क्षति निधि, तो लॉस एंड डैमेज फंड। जैसे आप ग्रीन क्लाइमेट फंड पढ़ते हैं कि स्थापना किस सम्मेलन में की गई या किस सम्मेलन से रिलेट करती है, कानकुन और वो वाला, ठीक है, ऐसे ही हानि और क्षति निधि लॉस एंड डैमेज फंड, ये इसकी स्थापना कहाँ हुई है? COP27 में, जो कहाँ हुआ? मिस्र अल शेख, ठीक है, शर्म अल शेख में, मिस्र के। ठीक है, और कृषि में कमी, समुचित परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई संबंधित कार्यक्रमों से जुड़े निर्णय थे। तो फिलहाल इसमें हानि और क्षति निधि ध्यान रखना, COP27 में इसकी स्थापना हुई है। फिर COP28, तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र इस तारीख से इस तारीख के बीच में हुआ, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अब जलवायु शिखर सम्मेलन में लगभग 200 देश जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक बुरे प्रभावों को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत कम करने पर सहमत हुए। यह अपनी तरह का पहला समझौता है जो अंततः ऑयल युग के अंत का संकेत देता है। ये कितना बेहतरीन कीवर्ड्स है, ऑयल युग। ठीक है, फिर भारत द्वारा प्रस्तुत INDC में 8 प्रमुख लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है। स्थायी जीवन शैली, स्वच्छ आर्थिक विकास, GDP की उत्सर्जन तीव्रता को कम करना, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाना, कार्बन सिंक को बढ़ाना, अनुकूलन और वित्त जुटाना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण। अक्टूबर 2023 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की पहल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम न केवल कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए, बल्कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण सकारात्मक कार्यों के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन बनाने का एक प्रयास है। इस आयोजन में नेताओं ने नए वैश्विक जलवायु वित्त पर UAE घोषणा को अपनाया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP हर वर्ष होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और यह जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच है, जिसमें दुनिया के हर देश की लगभग पूर्ण सदस्यता होती है। तो COP28 अभी जो हुआ था ये दुबई में हुआ। अब जो COP29 होगा जो 2024 में है, ये कहाँ होगा? अजरबैजान में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो की जो PDF है वो मैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और आप इसका रिवीजन ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।